नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। चंपावत जिले की आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता साहिका संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाल रही है और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां एक तरफा महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। कार्यकर्ता मिनी साहिका के संगठन से आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार हम महिलाओं के ऊपर ही शोषण कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो 600 रुपये जो उचित मानदेय है, 18,000 रुपये हमें मानदेय दिया जाए और सेवानिवृत्त होने के बाद हमें 2 लाख रुपये हमारे बहनों को दिया जाए, क्योंकि जो जीवन हम लोग इसमें काट रहे हैं उसके बाद जब हम रिटायरमेंट हो जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं, अगर सरकार हमारी ये मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन में तैयार रहेंगे। देहरादून के दून अस्पताल में पिछले करीब 1 हफ्ते से आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट ठप होने से अस्पताल में आ रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वेबसाइट के काम ना करने की वजह से दून अस्पताल के आयुष्मान कार्ड के काउंटर पर लोगों की लंबी कतार लग रही है और मैनुअल तरीके के माध्यम से धीमी गति में लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्माण कार्यों की वजह से कई बार कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, जिसे देखते हुए सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इससे किसी मरीज को परेशानी ना हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उन्हें बतौर सुविधा दी जा रही है और यह पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई अन्य असुविधा ना हो। बार इसमें जो अस्पताल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ खुदाई और नई बिल्डिंग बन रही हैं और पूरे शहर में एक जिस तरह से हम लोग का स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, तो थोड़े से कंस्ट्रक्शन कार्य को लेके कई बार इसमें कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमने सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी को इंस्ट्रक्शन हैं जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं कि इस वजह से मरीज को परेशानी ना हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट पर नए कार्ड बनने में प्रॉब्लम एक हम लोग को आ रही है, लेकिन अदरवाइज़ आयुष्मान जिनके पास है उनको पूरी तरह सुविधा प्राप्त हो रही है और इसमें जो भी थोड़ी बहुत असुविधा आगे हो रही है उसके लिए भी हम भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी तरीके की असुविधा ना हो। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। बंगाली महासभा की हुई बैठक में बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में जानकारी दी। इस दौरान बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने कहा कि देश के विभाजन के बाद लाखों हिंदू बंगाली समाज के लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसाया गया था, परंतु भारतवर्ष के 8 राज्यों में बंगाली समाज के कुछ उपजातियों को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा प्राप्त है। केवल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बंगाली समाज के अनुसूचित जाति में केवल छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, जिसको लेकर बंगाली महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष उक्त समस्याओं के निदान के लिए गुहार लगाया, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ना मामले को गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जानकारी ली। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद
और मैं आपको बता दूं कि जो बंगाली समाज की जो ये मांग है, ये बरसों पुरानी मांग है। इसको लेके हमारे समुदाय के बहुत सारे लोग गुजर गए हैं संघर्ष करते करते, जो ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा देश का जो दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था, इसमें बंगालियों का कोई कसूर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तानी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो अपने घर बार छोड़ के इधर आ गए, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको जब यहाँ बसाया गया भारत में, 7 राज्यों में उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त किया गया। लेकिन उत्तराखंड के लोगों को जब, और यूपी, वर्तमान में हम उत्तराखंड में हैं, पहले यूपी में थे, तो हम लोगों को अपूर्ण दर्जा था कि हमें ये पढ़ाई में, एजुकेशन में तो हमें मिलती थी, लेकिन पढ़ाई के बाद हमारा जो है आरक्षण खत्म होता था। इसको लेकर संघर्ष करते आ रहे थे। बंगाली महासभा का गठन हुआ तो तकनीकी पहलुओं पर किसी ने गौर नहीं किया। जो तकनीकी पहलू है कि कोर्ट पिटीशन या कोर्ट या कानून के दायरे में जाके इसको करना चाहिए। आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना, जाना और सीए लागू होने जा रहा है। और सीए के साथ साथ जो हम लोग अखंड भारत के नागरिक हैं, हम लोग अपने मन से नहीं आए, हमको जंगल में लेकर डाल दिया गया, हमको मारने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी हमारी बात को फिलहाल रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उनको घायल करने के साथ साथ आगजनी और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर निजी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। वनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया है, जबकि 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही हैं। इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नहीं, ये बात गलत है कि मोटर जो इंश्योरेंस होता है तो इसमें लगभग मतलब जो है ऑलवेज कवर होता है, तो ये तो कवर है ही, ये कवर होता है। ये अफवाह ना समझें इसको जो अपने प्रॉपर ढंग से जो है अपना दावा का सूचना दे कंपनी को और एफआईआर की कॉपी दे हमको, तो आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं किसी कंपनी से, बशर्ते आपका जो गाड़ी नुकसान हुआ, आपका फायर हुआ है, आग जली है, तो उसका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब गाड़ी नंबर या चेसिस नंबर उसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तभी क्लेम मिलेगा। दिन नहीं कह सकते हैं, ये तो आपके ऊपर, इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्लेमेंट के ऊपर कितनी जल्दी वो क्लेम इंटीमेट करता है और कितनी जल्दी वो एफआईआर की कॉपी देता है, न्यूज़पेपर की कटिंग देता है ना। ये सब सबूत लाने के बाद ही उनको क्लेम दिया जा सकता है। तो क्षतिग्रस्त वाहन को मिलते क्लेम? क्षतिग्रस्त जो वाहन होते हैं उनके क्लेम मिलते हैं क्षतिग्रस्त? हाँ, वो सब मिलते हैं। क्षतिग्रस्त हुआ जो जली है, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और पिछले दिनों हुई वनभूलपुरा हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया।
शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे। वो चिंताजनक था, उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी ये है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन हमें लग रहा था ऐसे मौके पे आप हजरात हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारे जो है सफाई कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस मीटिंग में आने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा और ऐसा लगा कि आप हजरात जो है, आपके दिलों में बनभूलपुरा क्षेत्रवासियों के लिए कोई नफरत नहीं है। हाँ अलबत्ता जिन्होंने दंगा किया है, दंगाइयों के लिए यकीनन आपके दिल में नहीं, मेरे दिल में बहुत नफरत है कि उन लोगों को कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है और निष्पक्ष तौर पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ठीक है। आगे के लिए मैं अपील अपनी जनता से और अपने समाज से ये करता हूं कि मुकम्मल तौर पर हमें हर उपरोधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा और ख़ास तौर से पत्रकार बंधुओं का और सफाई कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपनी जनता से अपील करते हैं। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हेली सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनिसियाई और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। एसडीएम हल्द्वानी ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद यह सेवा 22 फरवरी से 2024 से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा हेतु ट्रायल किया गया था। इसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन द्वारा हेलीपैड में हवाई यात्रा सुचारू हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसके बाद 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनिसियाई व चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ होगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला, हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है। कौन कौन से दिन कहाँ के लिए निश्चित किए गए? देखिए, दैनिक रूप से इसमें चलाने का योजना हेरिटेज द्वारा तैयार की गई है और इसकी जो टाइमिंग्स रखी गई है वो सुबह 7:45 से लेकर 4:30 के मध्य में रखी गई है और हर स्टेशन पे 2-2 उड़ान इसमें भरी जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कृषि मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव मलिक सिंह खिंडा तथा जिलाध्यक्ष गुरु सेवक सिंह के नेतृत्व में एमएसपी की मांग तथा दिल्ली सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन देने के लिए रणनीति बनाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन व किसान की एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक में किसानों ने हरियाणा सरकार द्वारा
किसानों की एक मीटिंग बुलाई थी कटीमा मंडी में। इस तरह हमारे जो है पूरे ज़िले में आज जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा उसकी हर जगह मीटिंगें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हरियाणा सरकार ने जो हमारे पंजाब से किसान आ रहे थे आंदोलन के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए, उन पे जो अत्याचार किया है, बहुत ही जुल्म किया है, उन्हें तरह तरह की आंसू बोले और उन पे पथराव वगैरह जो किया है, उनके बहुत ही चोटें आई हैं। तो सबसे बड़ी तो हमने वो उसकी घोर निंदा करते हैं कि खट्टर सरकार ने ऐसा अन्नदाता पे जो बर्ताव किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और बाकी जो मीटिंग हुई है यहाँ पर इस चर्चा की गई है कि आगे जो है इस तरह से अगर हमें कॉल आती है, हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नरेश टिकैत जी, और वो जब भी हमें संदेशा दे। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।